बेताल कथा। देवताओं का प्रकोप। बेताल विक्रमार्क से कहानी सुनाने लगा। प्राचीन काल में सिंधु प्रदेश के जंगलों में अनेक जंगली जातियों के लोग निवास करते थे। वे जंगलों में घूमते और जानवरों का शिकार खेलते असभ्य जीवन बिताया करते थे। उन जातियों में शुंग नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ। उसकी शक्ति, साहस और बुद्धिबल असाधारण थे। जब वह जवान ही था तभी से योद्धेय जाति के लोग उसकी हर बात को मानते। उसके आदेशों के अनुसार चलकर बहुत लंबावित हुए और उसको सबने एकमत से अपना नेता बना दिए। शुंग ने अपनी सारी शक्तियां लगाकर अपनी जाति के उद्धार का भीड़ उठाया। योद्धाओं के प्रदेश से थोड़ी दूर पर मायाव नामक जाति के लोग बसते थे। वे असंख्य प्रकार के माया जाल जानते थे। उनके पास अपार संपत्ति थी। घर और महल बनाने की कला वे अच्छी तरह से जानते थे। मगर मायाव लोग शक्तिशाली न थे। वे दुर्ग बनाकर उसके बीच निर्भयता और निश्चितापूर्वक जीवन यापन करते थे। वे दूसरों के मामले में बिल्कुल दखल न देते थे। शुंग ने अपने जाति के लोगों को महान योद्धा बनाया और मायाओं के दुर्गों पर हमला किया। मायाओं ने पहले अपनी मायाओं के द्वारा योद्धाओं को चकित कर दिया, मगर शुंग की शक्ति और युक्तियों के सामने उनके माया जाल काम न किए। आखिर वे बुरी तरह से योद्धाओं के हाथ हार गए। उनके दुर्ग शुंग के हाथों में आ गए। विविध प्रकार के शिल्पियों को गुलाम बनाकर शुंग ने उनके द्वारा एक महानगर बसाया। लूटी गई उनकी संपत्ति के बल पर एक नया राज्य स्थापित किया। तब तक जंगली जीवन बिताए गए योद्धाओं को शुंग की कृपा से नागरिक जीवन बिताने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। विविध प्रकार के पेशे और कलाएं भी उन्हें प्राप्त हुई। उन लोगों ने खेती करना, मवेशियों को पालना इत्यादि सीख लिया और सुखमय जीवन बिताना आरंभ किया। अब शुंग उनका राजा था, लेकिन शुंग ने अपनी जनता में एक कमी देखी। उसकी जाति ने नागरिक जीवन बिताने तो सीख लिया, पर उनके विचार और विश्वास पहले ही जैसे असभ्य थे। उन्हें यह समझाने के लिए कि अंधविश्वासों के कारण उनकी बड़ी हानि होगी, शुंग ने अपने जाति के सभी लोगों को राजमहल के सामने स्थित विशाल मैदान में इकट्ठे होने का आदेश दिया। योद्धा जाति के लोग शुंग को भगवान का अवतार मानते थे, इसलिए उनका आदेश होते ही सब लोग महल के सामने जमा हुए। उनके पीछे एक पहाड़ था और आगे राजमहल था। शुंग ने राजमहल की छत पर चढ़कर अपनी प्रजा को देखा। उसे देखते ही जनता ने जयकार किए। उसने सबको संबोधित करके पूछा, मैं पहले तुम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम लोग पहले की अपेक्षा ज़्यादा सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न है। इसका कारण क्या है? क्या तुम लोगों ने कभी इस बात पर विचार किया है? यह सब देवताओं का अनुग्रह है, जनता एक स्वर में बोली। शुंग ने नाक भौं सिकोड़कर कहा, इसमें देवताओं का अनुग्रह क्या है? इसके बाद उसने और क्या क्या कहा, किसी को सुनाई नहीं दिया। भयंकर बादलों के गर्जन जैसी ध्वनियां गूंज उठी। पृथ्वी कांप कर फट गई। उन फटासों से बिच्छू, सांप वगैरह बाहर आ गए। राजमहल के सामने स्थित पहाड़ गरज उठा। उसकी चोटी के पीछे से लाल लाल लपटें उठी। भयंकर काला धुआं आसमान में ऊपर उठकर और देखते देखते प्रजा पर धूल जैसा भस्म गिरने लगा। शुंग के धारण किए सुंदर कपड़े पल भर में काले वस्त्र जैसे हो गए। जनता डरकर चारों तरफ अंधाधुंध भाग गई। इस उपद्रव के साथ भीभत्स पैदा हो गया। भूकंप की वजह से नगर के अधिकांश घर गिर गए। कई लोग उन घरों की छतों के नीचे दबकर मर गए। अग्निपर्वत के शांत होने के बाद चारों तरफ सिर्फ राख के ढेर दिखाई दिए। योद्धाओं का विश्वास शुंग के प्रति उठ गया। वे सोचने लगे कि शुंग ने देवताओं की निंदा करके देवताओं के क्रोध को भड़काया और सबका सर्वनाश किया। इस कारण उसके प्रति उनका जो अगाध विश्वास था एकदम उठ गया। यह खबर उत्तरी दिशा में रहने वाले यवन राजा रावल को मालूम हो गई। वह अपनी सारी सेना को लेकर शुंग पर हमला करने आया। शुंग ने अपनी प्रजा को युद्ध के लिए प्रेरित किया, मगर उन लोगों ने अपने राजा को देवदूषक मानकर युद्ध करना अस्वीकार कर दिया। इस पर शुंग अपने शत्रु से बचकर सदैव अश्व पर सवार हो अपने राज्य से भाग गया। इस वक्त उसकी जाति के सभी लोग उसके शत्रु थे। मायाव, यवन और अन्य जंगली जातियों के हाथों में पड़ने से भागना हो तो उसे
पूर्वी दिशा में ही भागना था। बड़ी मुश्किल से उसने रेगिस्तान पार किया। 20 दिन तक निरंतर चलकर असंख्य यातनाएं झेलते आखिर इंद्रप्रस्थ नामक राज्य में पहुंचा। शुंग ने इंद्रप्रस्थ में एक उद्यान को देखा। उस वक्त उस उद्यान में राजकुमारी केशनी विहार कर रही थी, इसलिए भट्टों ने शुंग को भीतर जाने नहीं दिया। इस कारण वह उद्यान के बाहर एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गया। थोड़ी देर बाद राजकुमारी की एक परिचारिका उद्यान के बाहर आई। शुंग को देख उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गई और उसने तत्काल जाकर यह समाचार राजकुमारी को दिया। राजकुमारी केशनी ने उस युवक को अपने निकट बुला भेजा और उसकी हालत देख फल और पेय मांगवा कर दिया। आहार ग्रहण करने के बाद शुंग थोड़ा स्वस्थ हुआ। केशनी ने समझ लिया कि वह एक साधारण यात्री नहीं है, इसलिए पूछा, अब कौन है? किस देश के निवासी है? यहाँ पर किस काम से आए हैं? केशनी बड़ी सौंदर्यवती थी। उसे देखते ही शुंग भी उस पर मोहित हो गया, मगर वह उसके प्रति जो सहानुभूति और आदर दिखा रही थी, उसे देख वह बड़ी निराश से बोला, अब मैं कोई नहीं हूँ, अपना परिचय क्या दे सकता हूँ, मगर एक समय में शक्तिशाली और समर्थ था। केशनी इस युवक को अपने साथ राजमहल ले गई और उसने अपने पिता के सामने उस युवक के साथ शादी करने की इच्छा प्रकट की। जिसके ठिकाने का कोई पता नहीं, उसके साथ तुम शादी कैसे करोगी? तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ तो बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार बैठे हैं, केशनी के पिता ने समझाया। केशनी ने एक और दफ़ा शुंग से पूछा, मैं विश्वास करती हूँ कि तुम भी एक राजकुमार हो। तुम अगर अपने बारे में साफ साफ बताओगे तो मेरे पिता हम दोनों का विवाह कर सकते हैं। शुंग ने घबरा कर कहा, मेरी किस्मत फूटी है, मेरी हालत भी इस वक्त अच्छी नहीं है। इन शब्दों के साथ शुंग ने अपनी पूरी कहानी केशनी को सुनाया। केशनी को जब यह मालूम हुआ कि वह योद्धेय शुंग है, तब वह बहुत खुश हो गई। थोड़े दिन पूर्व उसने शुंग के बारे में कई समाचार सुने थे, इसलिए उसने शुंग को समझाया, तुम चिंता मत करो, हमारा विवाह हो जाएगा तो इंद्रप्रस्थ राज्य तुम्हारा ही होगा। तुम फिर से राजा बन सकते हो। समझ लो कि तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हो गए हैं। केशनी ने जाकर अपने पिता को शुंग का समाचार सुनाया, मगर विवाह के लिए स्वीकृति देने के लिए राजा परेशान हो उठा। पल भर सोचकर मंत्रियों को खबर भेजी कि वे सब मात्रणा गृह में उपस्थित हो जाए। केशनी पहले ही गुप्त मात्रणा गृह में प्रवेश कर एक पर्दे के पीछे छिपी हुई थी और उसने पूरी चर्चा सुनी। प्रारंभ में राजा ने अपने मंत्रियों को शुंग का सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, वह इस वक्त हमारे अतिथि बनकर रह रहा है। तुरंत एक मंत्री ने कहा, महाराज, रावल शक्तिशाली है। अगर हम शुंग को बंदी बनाकर उसके हाथ सौंप दे तो हम रावल के साथ शाश्वत मैत्री स्थापित कर सकते हैं। अतिथि को शत्रु के हाथ सौंपना न्याय संगत नहीं है। उसे तुरंत यहाँ से बेच देना उचित होगा। मगर रावल को मालूम हो जाए कि शुंग यहाँ पर है तो वह हम पर हमला कर बैठ सकता है। एक और मंत्री ने सुझाव दिया। सभी मंत्रियों के सुझाव सुनने के बाद राजा ने कहा, राजकुमारी शुंग के साथ विवाह करना चाहती है, वरना हमारे सामने कोई समस्या ही नहीं है। राजा ने असली बात प्रकट की। यह बात सुनते ही एक मंत्री ने सलाह दी, महाराज, राजकुमारी की इच्छा की पूर्ति के लिए एक ही उपाय है। हम ही पड़ोसी राजाओं को सहयोग लेकर रावल पर चढ़ाई कर देंगे। उसकी वजह से कई देश अशांत है। उसे हराने का यश हमारे देश को प्राप्त होगा। इससे शुंग की समस्या भी हल हो जाएगी और राजकुमारी की इच्छा भी पूरी होगी। यह सलाह सबको पसंद आ गई। रावल का अंत करने के लिए कई छोटे मोटे देश आगे आए। रावल का अंत करने के लिए कई छोटे मोटे देश आगे आए। एक बड़ी सेना तैयार हो गई। उसमें शुंग एक सामान्य योद्धा के रूप में शामिल हुआ। उस युद्ध में यवन राजा राहुल का शुंग ने स्वयं सामना किया और उसमें वह बुरी तरह घायल हुआ, पर उसने राहुल का वध किया। इसके बाद शुंग ने अपनी जाति के लोगों के बारे में दरियाफ्त किया कि उसे मालूम हुआ कि वे लोग फिर से जंगली जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग यवनों के पास और कुछ लोग मायाओं के पास गुलाम बनकर रहे हैं। उसने फिर से सभी जंगलियों को इकट्ठा किया, फिर एक महानगर बसाया, एक राज्य की स्थापना करके केशनी के साथ विवाह किया। बेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजन,
देवताओं की निंदा करने वाले शुंग के प्रति देवताओं ने फिर से क्यों अनुग्रह किया? उसे छोड़कर भागने वाले उसकी जाति के लोग फिर क्यों उसके आश्रम में आ गए? इस संदेह का समाधान जानते हुए भी ना दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने यूं जवाब दिया, शुंग देवताओं की निंदा करने वाला है। यह अंधविश्वास उसकी जाति के लोगों का है। ऐसे अंधविश्वासों से उन्हें मुक्त करने के लिए ही जब शुंग ने सबको एक जगह एकत्रित किया, तब संयोग से अग्निपर्वत फूट पड़ा। योद्धाओं ने उसे देवताओं का प्रकोप समझा, मगर जब उसी शुंग ने अपनी शक्ति के बल पर विजय प्राप्त की, तब वे लोग यह सोचकर शुंग के आश्रम में आ गए कि उस पर से देवताओं का क्रोध उठ गया है। राजा के इस तरह मौन भंग होते ही बेताल शव के साथ गायब हो पेड़ पर जा बैठा।